हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप। वेलकम टू CSC सर्कल। तो जो हमारी सीरीज चल रही है जून 2020 से मई 2021 तक, जो करंट अफेयर की सीरीज, ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो नंबर 5 है जून का, ठीक है। ये जून का करंट अफेयर चल रहा है। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय हाथी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। सेकेंड है कि 2017 की गणना के अनुसार सर्वाधिक हाथी कर्नाटक और इसके बाद केरल में है, ठीक है। और थर्ड है कि भारतीय हाथियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मतलब 1972 की सूची एक के तहत संरक्षित किया गया है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो देखो, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इनको जो है सूची 1 में इनको कंसीडर किया गया है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, ठीक है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी सही है, क्योंकि इसे राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। लेकिन ये जो कहा गया है 2017 में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट ये इतना तो सही है। लेकिन उसके बाद ये केरल की जो बात की जा रही है, तो ये गलत है। यहाँ केरल में नहीं, इसके बाद आपको असम में देखने को मिलेंगे। लगभग 6,000 के करीब हाथी कर्नाटक में देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा है। असम में लगभग 5,500 के समथिंग है, ठीक है। और 3,000 के समथिंग केरल में मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया, 1 एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। तो ये पर्यावरण एवं जो वन मंत्रालय है उसी के बारे में, मतलब जलवायु मंत्रालय है उसी के बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है। और ये 2017 का जो डाटा आया है उसमें जो दिया गया है, तो इसमें लगभग 27,312 हाथी हैं। जो 2012 की गणना के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें जो कमी आई है, देखो ये 30,711 थी। तो ये मतलब पिछले रिपोर्ट के अनुसार ये कम हो गई है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और ये देखो 1986 में एशियाई हाथी को IUCN की रेड लिस्ट में भी सूचीबद्ध किया गया था, जिसे इंडेंजर कैटेगरी मतलब संकटग्रस्त जो सूची में इसको रखा गया था। और जो अफ्रीकी हाथी होता है उसे मतलब सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है, मतलब वनरेबल श्रेणी में रखा गया है। तो इन दोनों को याद रखना, ऐसे स्टेटमेंट जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कि मतलब कहाँ ज़्यादा हैं UPSC, लेकिन ये जरूर पूछ लेगा। लेकिन छोटे एग्जाम है तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है कि जैसे कि सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ है, ठीक है। तो इन्हें आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत की GDP वृद्धि दर 2016-17 से 2019-20 के मध्य क्रमिक रूप से गिरावट हुई है उसमें, ठीक है। और सेकेंड है कि भारत की GDP वृद्धि दर पिछले 10 वर्षों में 8% से अधिक नहीं रही है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये आपको देखने को मिलेगा जो 2016-17 में, ठीक है। 2016-17 में ये आपको GDP जो बढ़कर हो गई थी, ये लगभग 8% 3 हो गई थी, है 8.3 हो गई थी, ठीक है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। तो इन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में 8 से अधिक नहीं गई है, तो ये गलत हो गया। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये लगातार घटती ही जा रही है क्रमिक रूप से। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। और तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अब इसका डाटा देख लेते हैं पूरा कि किस प्रकार ये मतलब घटती हुई जा रही है। तो ये हमने चार्ट भी एक इसमें इंक्लूड कर दिया है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो देखो 2016-17 में ये 8% थी, ठीक है। और 2017 से ये हाईएस्ट रही है 2016-17 में। और इसके बाद लगातार घटती मतलब घटती जा रही है। 2017-18 में 7% हो गई। और उसके बाद 18-19 में ये 6%, 6.1 हो गई और 4%। और अभी 20-21 का डाटा जो आएगा उसके बारे में तो देख ही रहे हैं कि माइनस में हमारी GDP जा रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को देख के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में समाचारों में चर्चित देवमाली हाथी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ए ऑप्शन है असम है, बी अरुणाचल प्रदेश है, सी केरल है और डी कर्नाटक है हमारा, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ये हमारा जो है बी ऑप्शन सही है। ये जो देवमाली हाथी अभ्यारण्य है ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि जो ये देहिंग पटकोई क्षेत्र है इसको जो है अभी जो कंजर्वेशन क्षेत्र में मतलब प्रपोज किया गया है, मतलब साल की प्रपोज
रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत, ठीक है। इसी के अंतर्गत ये अरुणाचल प्रदेश में देवमाली अभ्यारण्य उसी से संलग्न है, इसीलिए ये मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पूछ लेंगे कि जो देहिंग पटकोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको टाइगर जो वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने के लिए बात की जा रही है, तो पूछ लेंगे कि आसपास के कौन से मतलब उससे लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि बायो रॉक या खनिज अभिवृद्धि तकनीकी, ठीक है, मतलब बायो रॉक और मिनरल एक्सेलरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट है कि केरल कोरल रीफ को पुनर्स्थापित करने के लिए बायो रॉक या खनिज अभिवृद्धि तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है। सेकेंड है कि बायो रॉक इस्पात संरचनाओं पर निर्मित समुद्री जल में विलय खनिजों के विद्युत संचयन से बनने वाला पदार्थ है और इन इस्पात संरचनाओं को समुद्री अधः स्थल पर उतारा जाता है, ठीक है, और उन्हें विद्युत स्रोतों से जोड़ा जाता है। थर्ड है कि हमें इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो देखो ये सही है इसका, और ये टेक्नोलॉजी भी जो बताई जा रही है बायोरॉक, इसी के आधार पर इसमें जो है इलेक्ट्रॉन और मतलब इलेक्ट्रॉन नोड और ये दोनों मिलकर जो है इलेक्ट्रिक एक मतलब हल्का सा इलेक्ट्रिक विद्युत कह सकते हैं कि मतलब एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, जिसके द्वारा ये कैल्शियम का निर्माण होता है, ठीक है। और ये कोरल को पुनर्निर्मित करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो तीनों के तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। तो ये बायोरॉक पूरी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उसी के आधार पर ये मतलब इसी जो हमने बताया वो सौर पैनलों की सहायता से ऊर्जा प्रदान की जाएगी, जो समुद्र अधःस्थल पर तैरते रहेंगे, ठीक है। और इसके माध्यम से विद्युत की एक छोटी मात्रा को प्रवाहित करने का काम करेगी, जो धना आवेशित एनोड होगा, ठीक है। और ये ऋण आवेशित कैथोड होगा। तो इसी पर समुद्र तल पर रखकर उनके बीच विद्युत प्रवाहित की जाएगी, जो कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन में आयन आपस में जोड़ मतलब संयोजित हो जाते हैं, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। जो कोरल लार्वा होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति से तेजी से वृद्धि करता है। तो इसीलिए ये मतलब टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है। और ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको देखना है, ठीक है। तो ये मतलब इसकी तरह मतलब इसका ये विखंडित जो बायोरॉक संरचना से बंधे होते हैं, जो अपनी वास्तविक वृद्धि की तुलना में कम से कम 4 से या 6 गुना तेजी से बढ़ने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इन्हें स्वयं कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल का निर्माण में अपनी ऊर्जा को की आवश्यकता नहीं होती है। तो बहुत तेजी से इनका जो है विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है कि प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन के बारे में बात करना है, यानी जो सीएमएस की जो सीएमएस मतलब कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट है कि स्टेटमेंट इसमें सीएमएस संयुक्त राष्ट्र की एक पर्यावरण संधि है, जो प्रवासी जानवरों और उनके परिवारों के संरक्षण तथा साधारण उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करती है। सेकेंड है कि यह एकमात्र वैश्विक सम्मेलन नहीं है जो प्रवासी प्रजातियों, उनके परिवार और उनके मार्गों के संरक्षण से संबंधित है। और थर्ड है कि सीएमएस उन राष्ट्रों यानी रेंज स्टेट को एक साथ लाता है, जिनके माध्यम से प्रवासी जानवर गमन करते हैं और प्रवास रेंज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित संरक्षण उपाय के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो कॉमन सी बात है, जो मतलब ऐसे राज्य होंगे उन्हीं के बारे में बात की जा रही, जहाँ की एक दूसरे की जातियाँ जो है माइग्रेट कर रही होंगी, ठीक है। लेकिन ये जो कहा गया है सेकेंड वाला, तो ये गलत है हमारा स्टेटमेंट, क्योंकि जो वैश्विक सम्मेलन की बात की जा रही है जो माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए, तो ये एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो इसको कानूनी मान्यता भी देता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट। और फर्स्ट वाला है कि ये पर्यावरण संधि जो संयुक्त राष्ट्र की एक पर्यावरण संधि है, जो प्रवासी जानवरों, उनके प्रवासों के संरक्षण और साधारण उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। तो ये 1 एंड 3 स्टेटमेंट इसके सही हो जाते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये अभी इसकी न्यूज में क्यों क्यों ये मतलब ये न्यूज में क्यों दिया गया, तो ये अभी गांधीनगर गुजरात में इसकी ये 13वीं समिट देखने को मिली थी, कोप सीएमएस कोप 13 मतलब 13वीं, ठीक है। तो इसी के बारे में ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था, और इंडिया ने होस्ट किया है, तो अगेन इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसी के लिए ये मतलब किया गया है। और इसकी जो थीम रखी गई थी, तो ये प्रवासी प्रजातियां विश्व को जोड़ती हैं और हम उनका अपने यहाँ स्वागत करते हैं। तो ये हमारा कोप
13 का जो आपको देखने को मिलेगा थीम था, ठीक है। और इसका जो पहली बार कन्वेंशन जो बॉन कन्वेंशन था, उसी में इस पे जर्मनी में हस्ताक्षर किए गए थे 1979 में, ठीक है। तो ये उसी के बारे में जो हमने डिस्कस किया वही है सब, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो, वरना मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें। मैं तो इसका डिस्क्रिप्शन इसलिए दे देता हूँ कि आप लोग अगर जब कभी दोबारा फिर रिवीजन करें तो आपको एक ही जगह क्वेश्चन मिल जाए और उसका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि गोल्डन लंगूर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह केरल जो यह देखने को मिलता है केरल और नहीं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यह केवल असम और भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। सेकेंड है कि यह भारत की सर्वाधिक संकटग्रस्त यानी इंडेंजर प्राइमेट प्रजातियों में से एक है। और थर्ड है कि यह 3 नदियों यथा दक्षिण में ब्रह्मपुत्र, पूर्व में मानस और पश्चिम में संकोच से घिरा हुआ क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो इसमें ये देखो आपको देखने को मिलेगा तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यह जो असम और भूटान का जो तलछटी वाला क्षेत्र है हिमालय का, उसी हिस्से में ये पाए जाते हैं और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मतलब ये संकोच नदी पश्चिम में देखने को मिलेगी इसके, और ब्रह्मपुत्र ये पूर्व में है, मतलब दक्षिण में है, मानस पूर्व में है, ठीक है। तो इसको भी इससे घिरा हुआ ये क्षेत्र है गोल्डन लंगूर जहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो गए, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। तो ये उसी गोल्डन लंगूर के बारे में बात की जाती। तो इसका बोटेनिकल नेम भी आपको ट्राइची पिथेकस गी इसका बोटेनिकल नेम है, ठीक है। और ये सामान्यतः गोल्डन लंगूर के नाम से जाना जाता है। और ये छोटे असम वाले क्षेत्र और भूटान वाले क्षेत्र में ब्लैक माउंटेन की तलछटी में विश्व का एक प्राचीन वानर है। यह सर्वाधिक संकटग्रस्त प्राइमेट प्रजातियों में से एक है, ठीक है। तो इसके बारे में ये देख लेना है। और यह एक स्थानिक जीव है, ठीक है, जो सदाबहार और मिश्रित पर्णपाती वनों में पाया जाता है, भूटान वाले और भारत के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसके बारे में ये मतलब था इसकी। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हैं कितना क्यूट है यार। अच्छा चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि कोयला गैसीकरण और उसके लाभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कोयला गैसीकरण कोयले के सिन गैस में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है जो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक मिश्रित होती है, ठीक है। तो इसके बारे में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। और सेकेंड है हमारा कि कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित श्रेणी के कोयले का उपयोग नहीं किया जा सकता। या आयातित सरल प्राकृतिक गैस पर निर्भरता को कम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है। तो देखो जो ये इसमें कहा गया है कोयले के बारे में, तो इसका देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये आयातित तरल जो एलपीजी गैस है, ठीक है, आयातित एलपीजी गैस है, उसकी निर्भरता को तो कम करेगा ही करेगा, क्योंकि ये गैसीकरण की प्रक्रिया है। तो जिसमें गैस होती है, ठीक है, कोयले से गैस बनाई जाएगी, सिंपल भाषा में अगर समझे तो, ठीक है। लेकिन ये कहा गया कि निम्न श्रेणी का कोयला उपयोग नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है भाई। कैसे नहीं हो सकता? जब इसमें कहा गया है कि गैसीकरण की प्रक्रिया है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोयला यूज कर सकते हैं। अगर अच्छा ही कोयला यूज करना होता तो हम इस टेक्नोलॉजी पे इतना खर्चा क्यों करते? तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि इसमें ये हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस के द्वारा इसका तो इसके ये लाभ हैं, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही हो गया, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो इसमें गैसीकरण की ये देखो कोयले को संश्लेषित गैस या सिन गैस में परिवर्तित किया जाता है। और सिन गैस में ये हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस मिलती हैं। तो ये पूछ लेंगे कि कौन सी गैस रहती है। तो ये आपको बहुत जल्दी सिन गैस में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी गैस होती हैं। तो ये ऐसा बहुत जल्दी ये फ्रीक्वेंटली जो पूछ लेती है यूपीएससी, ठीक है। और ये इसका जो एनालिसिस है, ये एक जो एजेंसी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज एनर्जी टेक्नोलॉजी सिस्टम एनालिसिस प्रोग्राम, ठीक है, इसी के अंतर्गत ये बताया गया है कि भविष्य में कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया अत्यधिक इसकी संभावनाएं मौजूद हैं और विश्व भर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। तो ये निम्न श्रेणी का कोयला भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। और रसायन मंत्रालय और उर्वरक मंत्रालय में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जो रसायन वाले जो कारखाने हैं या मतलब उद्योग हैं और जो उर्वरक बनाई जाती है, तो उनमें भी ये किया जा सकता है और एलपीजी को कम किया जा सकता है, ठीक है, आयात करने से।
तो नेक्स्ट है हमारा 8 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि कोयला आयात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कोयला ने 2000 भारत ने सॉरी भारत ने 2015 की तुलना में 2019 में कोयला के आयात में कमी की है। और सेकेंड है कि कोकिल कोल की तुलना में थर्मल कोयले का आयात अधिक हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको बताना है। और कोई स्टेटमेंट है? नहीं, दो ही स्टेटमेंट है, तो इसमें बताना कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो कोकिल कोल कोकिंग कोल की तुलना में थर्मल कोयले का आयात अधिक हुआ है, क्योंकि ये देखने को मिला है। तो कोकिल कोयला जो होता है ये लगभग आपको देखने को मिलेगा, इसका बहुत कम मतलब लगभग 51 मिलियन टन हुआ है। ठीक है, ये 51 मिलियन टन शायद है, अभी मैं कंफर्म बताता हूँ डाटा इसका। इसको याद है, ये मतलब ये थर्मल कोयला जो है इसका 200 मिलियन टन बढ़ के हो गया है, जिसका जो है आयात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोकिल कोयला कम है। ठीक है, तो यह तो हमारा स्टेटमेंट सही है। और फर्स्ट वाला जो कहा गया है तो ये गलत है, क्योंकि 2000 कोयला की जो मतलब 2015 की तुलना में 2019 में कोयले के आयात में कमी आई है। तो नहीं नहीं नहीं, ये वृद्धि हुई है, लगभग 12% वृद्धि देखी गई है कोकिल कोयला और कोकिल नहीं, थर्मल कोयला और ये जो हमारा तापी कोयला होता है। ठीक है, तो इन दोनों में ये 12.5% लगभग वृद्धि देखी गई है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इसमें सही है, फर्स्ट गलत है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये देखो, ये डाटा है, ये 12% से आयात के क्षेत्र में ये बढ़ा है थर्मल कोयला, तो ये 12% के साथ 200 मिलियन टन हो गया है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि तापी कोयले की, तो ये 2019 में 12.6% से बढ़कर दर की से बढ़ा है, तो ये 197.84 मिलियन टन हो गया है। ठीक है, लेकिन कोयले जो कोकिल कोयला है इसमें जो है वृद्धि देखी गई है, तो 51 मिलियन टन कोकिल कोयले का आयात किया गया है, जो 2018 में 51.36 था। तो ये मतलब कम हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो ये आप लोगों को देख लेना है, थोड़ा सा कुछ नहीं है, बस वही कि इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, कितना ज़्यादा किसकी हिस्सेदारी है। तो इंडोनेशिया से जो सबसे ज़्यादा हम लोग जो है कोयले का आयात करते हैं, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका है, और फिर रूस और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि हाल ही में इसमें तो हमने आंसर दिखा दिया। हाँ, इसमें कहा गया कि हाल ही में समाचारों में चर्चित देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यार ये तो अब बता दो भाई, ये तो अभी अभी डिस्कस किया ऊपर क्वेश्चन इससे आधा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट में मतलब पहला ऑप्शन है ए केरल, बी है तमिलनाडु, सी है असम, और डी है कर्नाटक। ठीक है, तो इसी के बारे में बताना है। तो देखो असम ऑब्वियसली है, असम वाले क्षेत्र में। ठीक है, उसको तो हमने अभी डिस्कस किया, तो उसी के बारे में है ये, और कुछ नहीं है। इसका जो कोल इंडिया लिमिटेड था, इसी ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसमें नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड के कोयले खनन के प्रस्ताव को 24 अप्रैल 2020 को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा मंजूरी दे दी गई, तो इसीलिए ये न्यूज़ में और ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि दावा नल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब फॉरेस्ट फायर जो होती है उसी के बारे में। तो फर्स्ट है कि हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखलाएं दावा नल के प्रति अति संवेदनशील हैं। ठीक है, सेकेंड है कि पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय के दावा नल के प्रति अधिक प्रवण है, मतलब अधिक मतलब संवेदनशील कह सकते हैं, या अधिक होता है वहाँ, मतलब ये कह सकते हैं, प्रवण का मतलब होता है। ठीक है, और थर्ड है कि फायर लाइन हरियाली या शुष्क वनी सामग्री विहीन एक पट्टी होती है जो दावानल को फैलने से रोकती है। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, ये एक मतलब टेक्नोलॉजी होती है जो इसको रोकती है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि ये जो अति संवेदनशील की बात की जाए तो ये हिमालय वाला क्षेत्र आपको नवीन पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को मिलेंगी। लेकिन ये वाला गलत है सेकेंड स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो दावानल की घटनाएं हैं ये पश्चिमी घाट में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ना कि पूर्वी घाट में। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये आप पूरा देख सकते हैं, उसी के बारे में दिया है और कुछ नहीं है। और इससे देखो गंभीर खतरा क्या होता है कि भाई जो डाइवर्सिटी है वो कम होती है। ठीक है,
पारिस्थितिक तंत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, और बहुत से हैं जैसे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों से। वन संपदा घटती है, पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। और तो इन चीज़ों का यही इम्पैक्ट इस पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो दावानल के प्रति अति संवेदनशील पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट के वन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार ये उच्च वर्षा वाले वनों में विकसित होते हैं, जो कई क्षेत्र में वनों के व्यापक विस्तार के कारण दावानल की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। तो पास्ट से देखा गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती ही जा रही है लगातार। तो इसके कई इम्पैक्ट भी होते हैं, मतलब कारण भी हैं और उसके कॉजेज भी हैं, क्या क्या हैं। तो ये आप लोगों को जब मेंस में हम लोगों ने कई पेपर डिस्कस किए थे, उसमें सारी चीज़ें बताई थी। आगे भी अगर डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा डिस्कशन। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें यार। शेयर कर दिया करो तभी तो। अब देखो 25-30 लोग देख रहे हो यार, अब थोड़ा सा यार तो देख लो यार, थोड़ी तुम मेहनत निकाल दो मेरी, हैं। तो थोड़ा सा यार शेयर वेयर कर दिया करो इधर उधर थोड़ा सा, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा होगा डिस्कशन। इसके लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।